हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे 11 फिक्स 12th इजी इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। आपको ये चैप्टर यहाँ पे देखकर ही अंदाजा आया होगा। लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, इसके पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सेल डिवीजन होती है, ये सब कुछ लाइक मैंने एज्यूम कर लिया कि तुम लोग उतना पढ़ लोगे, क्योंकि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो कंसेप्ट है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम लोगों को मालूम है व्हाई डज द सेल डिवाइड्स, हाउ डज इट डिवाइड, दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस वीडियो। बट क्यों होता है उसका डिवीजन, क्या क्या होती है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब क्या? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू डुप्लीकेट द सेल्स। ये ऐसे रैंडमली होने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली होने वाली चीज है। तो देखो, इसमें क्या क्या होता है, हम एक एक चीज को ना थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे एनसीईआरटी की लाइन के साथ। देखो, इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इट इज इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल कल्चर। यहाँ पे देखो, दीज सेल्स मतलब टिपिकल ह्यूमन सेल्स, लाइक जैसे पकड़ लो आप ह्यूमन चिक सेल्स, दैट इज द एपिथेलियल सेल्स होती है, वो टिपिकल सेल्स पकड़ती है। दे डिवाइड विद इन एवरी 24 आवर्स। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, whereas in yeast is a fungus, unicellular fungus है, can progress through the cell cycle in only about 90 मिनट। ये भी एक दूसरी वैल्यू है, आप लोगों को इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो यहाँ पे ये दो चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है। अब सेल साइकिल इज बेसिक डिवाइडेड इनटू दिस टू पार्ट्स, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। उसमें से हम पहले इंटरफेज देखेंगे। Like we are going to discuss about the interface first. एक एक इवेंट में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। देखो, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी है आप लोगों के लिए। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। मैं अगले स्लाइड पे जब लेकर जाऊंगा आप लोगों को, तब मैं एक पूरा लाइक पाई चार्ट निकाल कर दिखाने वाला हूं। वहां पे हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या है, बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज इसका मतलब क्या है। बट सेल साइकिल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, इंटरफेज एंड एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। यहां पे देखो, जो मैंने जिसको ना हाईलाइट किया है वो स्टेटमेंट देखो, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अगर सेल साइकिल 100 मिनट चलने वाली है, सपोज जो हमने ईस्ट में देखा ना 90 मिनट्स की चलती है, लगभग हम अगर 100 मिनट की चलती है ऐसे मानते हैं, तो उसमें से 95 मिनट्स इंटरफेस है, और एक्चुअल जस्ट 5% या 5 मिनट की अपनी बन जाएगी यस एम फेज। अब ह्यूमन के बारे में देखते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स, हम लोग ह्यूमन चिक सेल या ह्यूमन के बारे में ये बात समझ लेते हैं। ह्यूमन सेल साइकिल हमने देखा ना, ह्यूमन सेल साइकिल टोटल टाइम करेक्ट है 24 आवर्स बोला था हम लोगों को। अब इसमें ना लाइक जो इंटरफेज है दैट विल बी 95% एंड द एम फेज विल बी ऑफ 5%। अब ये इंटरफेस बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, दैट इज G1 फेज। क्या क्या होता है मैं आप लोगों को अगले स्लाइड पे जाकर डिटेल में समझाने वाला हूं। G1 फेज दैट इज प्रिपरेटरी फेज का पार्ट होता है, इसको हम बुलाते हैं G1 फेज। इट लास्ट फॉर नियरली 10 आवर्स, 10 घंटे चलती है ये। उसके बाद आती है एस फेज। मतलब क्या होता है देखने वाले हम अगले स्लाइड पे 2 मिनट में जाएंगे और देखेंगे। दिस लास्ट फॉर नियरली 9 आवर्स। G1 फेज फॉर 10 घंटे, एस फेज फॉर 9 घंटे। उसके बाद आती है G2 फेज। इट लास्ट फॉर नियरली देखो 4 आवर्स, एंड अल्टीमेटली जो हमारी एम फेज है, एक्चुअल माइटोसिस की फेज है, वो चलती है बचा हुआ 1 घंटा, 1 आवर। तो ये तीनों मिलाकर बन जाएंगी इंटरफेज। सेल साइकिल का जो पार्ट देखा ना हमने, 2 फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेज एंड एम फेज। तो एम फेज इज फॉर द 1 आवर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, HOUR लिखो चल जाएगा, HR लिखा है, आप लोगों को इतने शॉर्ट फॉर्म मालूम होते तो हम फुल स्टॉप दे देते। हाँ, तो
दिस इज हाउ द ह्यूमन सेल साइकिल. ये ह्यूमन के लिए कितना टोटल 24 घंटा होगा ना. 10 + 9 19, 19 + 4 23, 23 + 1 24. ये ऐसे 24 आवर्स में डिवाइडेड है. अब हम देखेंगे ये जो मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूं कि हम अगले स्लाइड पे जाकर देखेंगे, अगले स्लाइड पे जाकर देखेंगे. देखो अब मैं जो ये पूरी सेल साइकिल है दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ वन पाई चार्ट. पाई चार्ट आप लोगों ने मैथ्स में 9-10 में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा. लेकिन पाई चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उतनी उसको जगह देंगे. हम जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उतनी जगह उसको देंगे. मैं अराउंड यहाँ पे कहीं पे तो उसका सेंटर मान लेता हूँ. एग्जैक्टली नहीं होगा मुझे मालूम है क्योंकि मैं वैसे नहीं निकाल, पर ठीक है ये अराउंड. अगर मैं मान लूं कि दिस इज माय पॉइंट, यहां पे वो ऐसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये बन जाएगा हाफ. पर मुझे हाफ वाला नहीं चाहिए, मुझे हाफ से थोड़ा कम चाहिए. ये टोटल साइकिल कितने, हम 24 घंटों की मान लेते हैं. हम ह्यूमन वाली जैसे 24 घंटों की साइकिल मान लेते हैं. तो ये बन जाएगा. देखो लार्जेस्ट पार्ट ये बन गया. अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग. उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, एक छोटा सा पार्ट बनेगा यहां पे. ये एक पार्ट बनेगा सबसे छोटा. अभी सेल साइकिल का जो सबसे छोटा पार्ट था कौन सा था, एम फेज. यहां पे ये सबसे छोटा बन गया तो इसको बुलाएंगे हम एम फेज. हाँ, और एक पार्ट में हम लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट विल बी द ये. इसको बुलाएंगे हम G2 फेज. देखो अब हम जो अभी हम लोगों ने टाइमिंग्स लिखे ना, मैंने इसीलिए आपको पहले टाइमिंग्स लिखवा कर दिए. क्यों, क्योंकि जब मैं ये फ्लो चार्ट बनाऊंगा या पाई चार्ट बनाऊंगा, सॉरी नॉट फ्लो चार्ट, पाई चार्ट बनाऊंगा, तब आप लोगों को इसका डिवीजन पता चले. अब दिस इज द लार्जेस्ट वन, सो दिस हैज टू बी द G1 फेज. उसके बाद ये बड़ा दिख रहा है, दैट मीन्स S फेज. ये बट ऑब्वियसली S फेज होगा. हाँ, और ये G2 बन गया, उससे थोड़ा बड़ा है पर M फेज से छोटा है. बराबर है. अब G1 S एंड G2 टुगेदर दे विल मेक द इंटरफेस. अब हर एक फेज में, इस G1 फेज में, G2 फेज में क्या होता है, हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे. चलो, G1 फेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ 1 फेज या ग्रोथ फेज. इसको हम ऐसे भी बुला सकते हैं, ग्रोथ फेज. क्या बुला सकते हैं, G1 फेज को और एक दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ फेज बुलाते हैं. हाँ, या फर्स्ट ग्रोथ फेज ऐसे भी बोले, पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, फर्स्ट ग्रोथ फेज. हाँ, G1 फेज को हम बुलाएंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज. तो ग्रोथ फेज में बेसिकली क्या होना एक्सपेक्टेड है आप लोगों को, बट ऑब्वियसली आपको क्या एक्सपेक्टेड है, इसमें क्या होगा, ग्रोथ ऑफ अ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल. सेल मतलब इसके साथ साथ न्यूक्लियस भी ग्रो होगा. बट ऑब्वियसली जब सेल की फिजिकल साइज ग्रो हो रही है तो उसका न्यूक्लियस भी ग्रो होगा. ग्रोथ ऑफ अ सेल, न्यूक्लियस. उसके बाद हम बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस बुला सकते हैं हम यहां पे. हाँ, ये अमीनो एसिड्स भी बुलाओ, प्रोटीन बुलाओ डायरेक्टली या अमीनो एसिड्स बुलाओ. इन सबका सिंथेसिस कहाँ पे होगा, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स का भी होगा, पर मेजरली इनका, इन सबका ग्रोथ ऑफ अ सेल होगा. बेसिकली ग्रोथ ऑफ अ सेल के बाद क्या होगा, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स. ये सब एटीपी मॉलिक्यूल्स क्यों जरूरी है, एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी. वहां से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, बट ऑब्वियसली सेल के लिए एनर्जी अवेलेबल होने वाली है. तो ये बन जाएगा सबसे पहला ग्रोथ फेज. उसके बाद सेकेंड फेज, नेम इटसेल्फ गिव्स यू एन आइडिया, एस फेज. एस फेज मतलब फेज ऑफ सिंथेसिस. इसको बुलाएंगे हम फेज ऑफ सिंथेसिस. और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है सेल साइकिल की, क्योंकि इसमें फेज ऑफ सिंथेसिस में किसका होगा सिंथेसिस, डीएनए. डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल के दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे. इसलिए दिस फेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. साथ में इसके साथ साथ किसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा, कहां पे होगा, कैसे होगा, देखेंगे एक एक चीज. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बट ऑब्वियसली क्या होगा,
हिस्टोन का सिंथेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इसके लिए हिस्टोन सिंथेसिस भी जरूरी है, हिस्टोन सिंथेसिस। एंड और एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है या स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसका डुप्लीकेशन होगा, दैट इज सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन बोल दो, ये सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन इसी फेज में होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। ये डीएनए रेप्लिकेशन बोल दो, डीएनए डुप्लीकेशन बोल दो, सेम ही होता है, लेकिन मतलब प्रोसेस वाइज सेम ही है। अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बढ़ते रहेंगे। अगर आपको अभी भी क्रोमैटिड एंड क्रोमैटिन में डिफरेंस पता नहीं चलता तो मेरा पीछे का एक लेक्चर जाकर देख लेना, जहाँ पे सेल के एक चैप्टर में मैंने न्यूक्लियस समझा है, वहाँ पे मैंने क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिड का डिटेल डिफरेंस बताया है, वो प्लीज जाकर देख लेना बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एस फेज के बाद, मतलब जहां पे देखो नई सेल बनानी है तो जेनेटिक मटेरियल देना जरूरी है। विदाउट जेनेटिक मटेरियल न्यू सेल नहीं बनेगी। तो नई सेल बनाने के लिए अगर जेनेटिक मटेरियल की जरूरत है तो वो कहां पे हो रहा है, एस फेज में ही हो रहा है। एक बार एस फेज में पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल बन गया तो उसके बाद सेल चली जाती है G2 फेज, दैट इज सेकेंड ग्रोथ फेज। अब इसमें होगा क्या, मोस्टली थोड़े बहुत प्रोटीन सिंथेसिस होगा या मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा। इन्हीं चीजों का सिंथेसिस G2 फेज में होगा। मतलब जो कुछ बचा कुचा होगा कि हुआ है कि नहीं, अब देख लेते एक बार, वो एक बार वेरिफिकेशन का काम G2 फेज में होगा। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होने वाला है, तो सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स होंगे और बाकी के मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। अब देखते हैं ये जो M फेज है, अब ना मैं फॉर sake of convenience what I am going to do, this M phase I am going to divide in two parts. One is, इसको बुलाएंगे हम कैरियोकाइनेसिस एंड इसको बुलाएंगे हम साइटोकाइनेसिस। आप लोगों को साइज देखकर पता चल जाएगा कि कैरियोकाइनेसिस इज मेजर पार्ट while the cytokinesis is small. Karyokinesis division of nucleus, cytokinesis division of cytoplasm. Now karyokinesis has 4 phases. ये कैरियोकाइनेसिस के आगे 4 फेजेस बनेंगे। हम लाइक दैट दोज फेजेस आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे दिखता है उसके बेसिस पे हम लोग देखने वाले। अब आप लोगों को यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे हम लोग एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूँ एस फेज से रिलेटेड, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, ये तो डबल हो जाएगी, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स does not change। नंबर कभी चेंज नहीं होगा। एस फेज में सिर्फ अमाउंट होगी। छोटा सा एक डायग्राम के साथ बता देता हूं यहां पे बाजू में होता क्या है, इसका डिटेलिंग हम लोग करने वाले हैं जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखने वाले। जब देखो ये सब कुछ होकर जब सेल हैज एंटर्ड इनटू द फेज ऑफ सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, होता कैसे, मैं इसको अब एक क्रोमैटिड के फॉर्म, मतलब क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखा रहा हूं। ये थोड़ा सा क्रोमैटिन फॉर्म में ही अभी तक, क्योंकि कंडेंसेशन का काम तो पूरा प्रोफेज में होने वाला है, बाद में होने वाला है, पर आपको समझाने के लिए मैं देखो क्या बता रहा हूं। सपोज ये इनिशियल क्रोमोसोम है, कौन सा भी ले लो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है। अब यही क्रोमोसोम, मतलब यही जेनेटिक मटेरियल ने एस फेज में उसको डुप्लीकेट करने के लिए डिसाइड किया है। तो उसमें होगा क्या बच्चों, उसमें आएगा एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिड। क्रोमोसोम आया क्या एक्स्ट्रा, नहीं, उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन गई। सिर्फ ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, उसकी कॉपी बन गई। तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बदला नहीं है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं था, अमाउंट बदल गई। सपोज वो इनिशियली 2C है तो अब वो 4C हो गई, मतलब
आप अगर पकड़ लो, हम वेट कर रहे हैं तो हम पकड़ लेते हैं 5 पिकोग्राम है, तो 5 पिकोग्राम का 10 पिकोग्राम हो जाएगा। बट यहां पे ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि ये आप लोगों को लाइक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कभी भी यहां पे चेंज नहीं होने वाले, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स रखेगा बट अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ाएगा एस फेज। बात समझ में आ चुकी है आपको? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली माइटोसिस की तरफ। क्यों मैं माइटोसिस की तरफ आ रहा हूं? क्योंकि यहीं पे ये हमारा कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है, जहां पे मैंने एम फेज बोला था उसको हमने माइटोसिस नाम दिया है ना, यहीं पे हमारा कैरियोकाइनेसिस का। अब देखो माइटोसिस के दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लाइक यहां पे समझने वाले हमारे लिए कि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in parent cell and daughter cell is always सेम, ये कभी चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द माइटोसिस। मतलब इफ पेरेंट सेल है, ये सपोज पेरेंट सेल है, हाँ पेरेंट सेल है ये, हाँ विच इज डिप्लॉयड है 2n है, हाँ पेयर नंबर ऑफ पेरेंट सेल है। अगर उसका माइटोसिस कंप्लीट हो जाए, माइटोसिस पूरा हो जाए, हाँ तो जो डॉटर सेल्स बनेगी, देखो एक माइटोसिस में ना 2 डॉटर सेल्स बनती है, ये एक डॉटर सेल 1, ये डॉटर सेल 2। हाँ माइटोसिस जब होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनती है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर विल बी 2n। इसमें कभी भी क्रोमोसोम नंबर बदलने वाला नहीं है, इसमें क्रोमोसोम नंबर विल बी ऑलवेज सेम, पेरेंट में जितना है उतना ही रहेगा, उसके सिवा ये माइटोसिस में लाइक कभी भी क्रोमोसोम नंबर चेंज होने वाला नहीं है। ये एक बात आप यहां पे याद रख लो, एंड देन वी विल एंटर इनटू द प्रोफेजेस। नाउ it is mandatory or it is very much important that you should understand कि जब माइटोसिस हम देखते हैं या दैट इज उसके कैरियोकाइनेसिस वाला पार्ट देखते हैं, तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस में हमने उनको डिवाइड किया है। ये 4 फेजेस जो है दोज आर ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे डिवाइड किया। ये कोई एक इंडिपेंडेंट स्टेज नहीं आएगी, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस में चल जाएगा। मतलब जब सेल इज इन द माइटोसिस तो ऐसे रुककर बताने वाले नहीं आए चलो मैं आज प्रोफेज में हूं, अरे मेरे मेटाफेज में जाना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो देखो आपको जो जिसपे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखाए, और अगले स्लाइड पे जाकर मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगा। देखो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। अभी मैंने डायग्राम दिखाई थी ना यहाँ पे, देखो आप लोगों को। अब कहाँ गई वो डायग्राम, ये यहाँ पे देखो हर क्रोमोसोम के पास क्या दिख रहा है आप लोगों को, 2 क्रोमैटिड दिख रहे हैं। दिस इज क्रोमैटिड, ये दोनों भी क्या है क्रोमैटिड्स है, एंड इनको बुलाते हैं हम क्रोमैटिड्स को, इन क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स को बुलाते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको क्या बुलाते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड्स से एक दूसरे के। देखो सो कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच एट द 1 सेंट्रोमियर, बट ऑब्वियसली वो बीच में अटैच है। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेस बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ये देखो आप ना, मैं आपको इसकी डायग्राम निकाल कर ही दिखा, देखो मैंने जानबूझ के सिर्फ सर्कल्स निकाल के रखे, आपको मुझे डायग्राम दिखानी है इसलिए मैंने एक बेसिक प्रिपरेशन करके रखी है, आप लोगों को इमेजिन होने में कोई दिक्कत ना है इसलिए। देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, व्हेन द इन द अर्ली प्रोफेज, प्रोफेज में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अर्ली पार्ट है और थोड़ा सा लेट पार्ट भी है। हाँ ये अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज के केस में होता कैसे, हमारे जो क्रोमोसोम से विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये जो ब्लू कलर की एनवेलप दिख रही है वो आप लोगों को मैं क्या दिखा रहा हूं, क्रोमोसोम्स, सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप दिखा रहा हूं, जिसके अंदर अब हम देखो इनमें ना ये क्रोमोसोम्स ऐसे, ये क्रोमोसोम, ये ऐसे क्रोमोसोम्स ऐसे इतना,
ऐसे क्रोमोसोम्स आप लोगों को अभी दिखना, अर्ली स्टेज में ये ऐसे दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड जो हमारा सेंट्रियोल है जिसका डुप्लीकेशन हो चुका था लाइक एस फेज में, वो यहां पे कहीं पे तो आपको दिखाई देगा, ये ऐसे अभी भी ये मूव हो रहा है, इसका मूविंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ये यहां पे स्टार्ट हो चुका है, दिस इज सेंट्रियोल। जब ये प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन द प्रोफेज इज एंटायरली कंप्लीट, तो दो चीजें सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देगी। द सेंट्रियोल हैज मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल कहा जा चुका है अपोजिट पोल को, और जो हमारे क्रोमोसोम से, मैंने यहां पे दो ही दिखाया, दो दिखाओ चार दिखाओ कोई दिक्कत नहीं आती, तो वो ऐसे आप देखो, आप लोगों को ना ये बहुत ही, पर कहीं पे भी ऐसे फैले हुए दिखाई देंगे। अब ऐसे मत पूछो कि सर सबके सब क्रोमोसोम्स की साइज सेम ही होनी चाहिए क्या, ऐसे जरूरी नहीं है, हर क्रोमोसोम को अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक शेप होगा। हाँ? ये ऐसे, अब आप बोलोगे यहाँ पे 3 कैसे हुए, मैंने यहाँ पे 2 दिखाए थे और एक निकाल लेता हूँ, चलो अदरवाइज आपका कंफ्यूजन ना हो। ये ऐसे, हाँ 3 थे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वो क्रोमोसोम फॉर्म में आए। आप लोगों ने टिपिकली हर वक्त क्रोमोसोम को जब इमेजिन किया है, तब आप लोगों ने उसको एक्स फॉर्म में ही इमेजिन किया। देखो यहां पे एक्स फॉर्म आपको क्लियरली दिख रहा है, एंड सेंट्रियोल से एस्टर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। वहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो आपको यहां पे दिया भी है, ईस्ट सेंट्रोसोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एस्टर्स। ये प्रोफेज में ही दिखाई देगा आप लोगों को, ये प्रोफेज से स्टार्ट होगा। एट द एंड ऑफ द प्रोफेज देखो यहां पे जो मैंने एंड और द लेट प्रोफेज जिसको बुलाते, आपको यहां पे न्यूक्लियर में एनवेलप नहीं दिखाई देगी, कोई ऑर्गेनेल नहीं दिखाई देगा, एवरीथिंग हैज डिसअपियर्ड, ओनली क्रोमोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट हो गए, सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग मेटाफेज। देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आती है, मेटा दैट इज मिडल। और यहां पे देखो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। आप लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बाजू में 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम काइनेटोकोर्स बुलाते हैं। भूल गए हो तो आप लोगों को वापस याद दिलाना पड़ेगा, चाहे तो आप वो लेक्चर्स जाकर एक बार देख लेना जहां पे मैंने न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ आप लोगों को बताया है। हाँ वहां पे ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अब देखो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे ना, 3 4 कितने भी निकालो, एक मैं रिप्रेजेंटेटिव नंबर निकाल रहा हूं। अब देखो वो क्या हो जाते हैं, दे अटैच और दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर। और इसी इक्वेटर को ना, मतलब इसी क्रोमोसोम के यहां पे जो जो डॉट निकाल रहा हूं मैं ऊपर और नीचे, वो है काइनेटोकोर्स। ये जो निकाल रहा हूं, अब देखो यहां पे कैसे ब्लू कलर से निकालेंगे हम, जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, हम सेम कलर से यूज निकालते हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ऐसे उनकी अरेंजमेंट है, और ऐसे काइनेटोकोर्स को ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन होता है आप लोगों को कि कौन कहा, व्हाट इज द पॉइंट एट विच स्पिंडल फाइबर्स अटैच, द स्पिंडल फाइबर्स ऑलवेज अटैच एट द काइनेटोकोर। याद रखना वो सेंट्रोमियर को अटैच नहीं होते। आप लोगों को बहुत बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, सेंट्रोमियर बोलो या काइनेटोकोर बोलो। तो ये देखो ये मिडल पे आ चुके हैं ना, इस मिडल लाइन को, मतलब ये जो सेल के मिड पॉइंट पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो चुके हैं, देखो सेल के मिड पॉइंट पे, इसको बुलाते हैं हम मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, ये बन गई मेटाफेजिक प्लेट यहां पे। हाँ ये भी याद रखो, और दिस इज द बेस्ट स्टेज, और दिस इज द बेस्ट स्टेज टू
ऑब्जर्व और स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। देखो यहां पे आपको क्लियरली दिखाई देगा वो कौन से टाइप का है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, कौन से टाइप का वो क्रोमोसोम है वो आपको यहां पे बहुत ही क्लियरली लाइक दिखने वाला है। अब आगे देखते हैं, दैट इज थर्ड फेज, इज दैट इज द एनाफेज। एनाफेज इज द फेज ड्यूरिंग विच सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। मतलब देखो क्या होता है, ये अपने सेंट्रियोल से यहां पे जहां पे है वहां पे, हाँ अब हुआ कैसे था, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे उनके काइनेटोकोर को तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे, वो स्पिंडल फाइबर्स अपना शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स शुरू हो जाएगा। शॉर्टनिंग मतलब क्या होगा, थोड़े से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये देखो सिमिलरली ये ऐसे, और यहां पे क्या होगा देखो, ये लाइक जो स्पिंडल फाइबर्स है वो यहां से आकर इनको अपने अपने एक एक पोल की तरफ खींच लेंगे। अब यहां पे हुआ क्या देखो, आप लोगों को अगर रियलाइज हुआ, पहले एस फेज में सिंगल क्रोमैटिड के पास दो दो क्रोमैटिड आ गए और उसके बाद एना फेज में वो उनको सेपरेट हो गए, इसलिए यहां पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ। ये देखो अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए पर क्रोमोसोम, दिस इज नथिंग बट द एंटायर क्रोमोसोम, ये कोई भी एक ले लो तो वो कंप्लीट एक क्रोमोसोम है, इसलिए यहां पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके, बराबर है, क्रोमैटिड एक दूसरे की तरफ चले गए। सो दिस हैपेंस इन द एनाफेज एंड इन टीलोफेज। देखो होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइक टीलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज। यहां पे क्या देखो, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। यहां पे देखो क्या होगा, ये वापस न्यूक्लियर एनवेलप रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी दोनों पोल्स की तरफ, दोनों साइड को। एंड जो हमारे क्रोमोसोम्स थे ना जिनको एक स्पेसिफिक शेप था देखो, वो लूज हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट गेनिंग द, लाइक देखो क्रोमैटिन फाइबर में आना शुरू हो जाएंगे, हाँ ऐसे। एंड इसी फेज में देखो वापस न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, दे विल रीअपियर, जो डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में दोज वेर डिसअपियर्ड एट द प्रोफेज, यहां पे वो वापस आ जाएंगे। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स, देखो मैंने यहां पे कंप्लीटली नहीं पर शुरू हो चुका है अभी भी। इसके बाद होगा वो सिर्फ साइटोकाइनेसिस। इसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, यहां से देखो, यहां से और यहां से ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। अब आप देख लो जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो ये ऊपर वाली सेल ऊपर बन जाएगी, नीचे वाली सेल नीचे, मतलब दो डॉटर सेल्स बन गई एंड बोथ द डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ ही नहीं यहां पे कहीं पे भी, यहां पे कहीं पे भी सेल नंबर चेंज हुआ ही नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट पार्ट है, ये हम लोग इसको ना देखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इंटरफेज एंड द माइटोसिस, ये दोनों पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि आपको ना इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आप लोगों को दिखाई देते हैं। हाँ, माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स। ये देखो हैप्लॉइड सेल्स में देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस है, वहां पे दिखाई देगी, बट अदरवाइज यूजुअली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स। इसलिए मैंने एग्जांपल में भी डिप्लॉयड सेल ली थी, हैप्लॉइड सेल ली नहीं थी। लोअर प्लांट्स है, हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, या सब इंसेक्ट्स है जिनमें होता है सेल डिवीजन बाय द माइटोसिस, बट यहाँ पे मेनली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स। ओके, माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। आइडेंटिकल मतलब क्या, जैसे पेरेंट सेल में था वैसे ही डॉटर सेल में होगा, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगे।
उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होंगे बच्चों, वो जैसे था वैसा ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ जेरोक्स निकाली हमने, तो जेरोक्स में तो कुछ चेंजेस नहीं होते ना। हाँ, द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज द सेल रिपेयर। इसको बिल्कुल भूलना नहीं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों को समझना। क्यों? कहीं पे भी किसी भी सेल लॉस होता है, सेल वॉर्न आउट हो जाती है, वुंड हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, तो वहां पे नई सेल्स बननी चाहिए, तो उसको सेल रिपेयर बुलाते, सेल हीलिंग बुलाते। उसके लिए माइटोसिस जरूरी है। और जो नई सेल बनने वाली है वो पुराने सेल जैसी होनी चाहिए, उसको अलग होकर कोई फायदा नहीं, अलग थोड़ी चलेगी, वो जैसे थी वैसे। इसीलिए देखो, जैसे की जैसी जेरोक्स कॉपी बनाई, फोटो कॉपी बनाई। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, हमारी स्किन लेयर, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स, the apical and lateral cambium results in the continuous growth of plants throughout their life। आप देखो ये लिविंग वर्ल्ड या एनाटॉमी और इसको एक साथ मिलाकर हम एक क्वेश्चन बन सकता है, या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो प्लांट्स शो द ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, ये एसर्शन बन जाएगा। इसका रीजन कैसे होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, द माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज अपाइकल एंड लैटरल कैम्बियम, or the like mitotic growth occurs in the, or the mitotic division occurs in the meristematic tissue and the apical and lateral cambium। ऐसे अगर आ गया तो दिस विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों उनमें कंटिन्यूस ग्रोथ होती है? बिकॉज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। हाँ, हमें लिविंग वर्ल्ड में भी ये सेंटेंस है, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। ये एनाटॉमी में भी आ जाएगा, ये आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये स्टेटमेंट है, तीनों जगह पे है। और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, इस पे ध्यान रखना बच्चों। अभी नीट 2026 में असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस और लॉजिकल जहाँ पे थिंकिंग आपका आएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आने वाले। हाँ, तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे इंटरकनेक्शंस भी ढूंढने जरूरी है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द इंटरफेस एज वेल एज द माइटोसिस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं मियोसिस भी लेकर आता हूँ, जिसकी मुझे मालूम है आप लोगों को प्रोफेज 1 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। वो मैं डिटेल में विथ ऐसे आज जैसे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपके इमेजिनेशन में कोई रुकावट ना बने और कोई मतलब आपको देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्शन, तो आप अच्छे से समझ लो। ओके, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।